नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई। कल जो एक दो चीजें बीजेपी की तरफ से बोली गई हैं, ठीक है, मोदी सरकार ने भी कुछ चीजें पहले भी बोली थी, और जो जिस तरह की सिचुएशन इस देश में चल रही है इस टाइम पे, उससे कुछ हिंट्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं समथिंग इज गोना हैपन, समथिंग इन टर्म्स ऑफ अ रिफॉर्म। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पूरा पासा पलट जाएगा, इमरजेंसी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट सम सॉर्ट ऑफ अ रिफॉर्म इज अंडर द वे। सबसे पहले पथिकृत भाई नमस्कार, वेलकम टू द शो। एंड वो वीडियो लगा देते हैं, लेट्स लेट्स वॉच दैट फॉर अ मिनट एंड लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं। एंड बिफोर आई गो, मैं टू दैट वीडियो में एक ही चीज बोलना चाहूंगा। टू ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो हमारी तरफ से डिमांड रही हैं, एंड आई थिंक मी एंड पथिकृत भाई बोथ ऑफ अस हैव स्पोकन अबाउट इट, कि साहब वी वांट द लार्जर governance structure to be reformed, which is the judiciary and the bureaucracy. Right? So let's watch what do they say and then we'll talk about it. जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठे नहीं, जब भी हमें मौका मिले ये सरकार को। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. The bill is passed. Heavy, huh? So let me tell you one thing. पहले एक तो पहले आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। सेकेंडली देखिए, जब भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे इनवेरिएबली कुछ कमेंट्स आएंगे, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कैविएट दे देता हूँ। कुछ कमेंट्स आएंगे मुर्शिदाबाद लेके कि मुर्शिदाबाद में क्या कर लिया, तो मैं पहले आई जस्ट वांट टू लेट पीपल नो मुर्शिदाबाद में जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट था फॉर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, द गवर्नमेंट हैज डन दैट। और कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट फॉर सम ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। थोड़ा धीरज रखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए थोड़ा टाइम लगता है एंड आई थिंक द टाइम हैज कम। आपने जो वीडियो दिखाया आदि भाई, इफ यू रिमेंबर आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट इन 2024, इफ यू रिमेंबर हम लोगों का एक डिस्कशन हो रहा था एक शो में, एंड आई हैड सेड कि ये 240 वाला मैंडेट विल मेक देम मोर डेंजरस, मोर एग्रेसिव। तो इफ यू रिमेंबर दैट, तो आप देखोगे यूसीसी वाला जो इशू है या फिर बाकी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या फिर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, पहली चीज तो यह कि यूसीसी वाला अगर आप देखेंगे, जो बीजेपी का 3 बहुत बड़े अहम मुद्दे थे, उसमें से आर्टिकल 370, फिर राम मंदिर, एंड द थर्ड इनवेरिएबली वाज यूसीसी। सेकेंडली जुडिशियल रिफॉर्म और एनजेएसी के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ, वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट इन after he came to power in 2024 was passing the 99th amendment to the constitution, that was the national judicial appointment commission. उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, फिर उसको लेके दैट इज द इशू दैट विल गेट रिवाइव्ड। सो फार एज द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंसर्न, एक तो दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जो 22nd लॉ कमीशन था, जो 2023 में एक पब्लिक नोटिस भेजा था, दिया था कि फॉर रिकमेंडेशंस एंड फीडबैक, so they had received around 7.5 million feedbacks from people of India on uniform civil code, और उन लोगों का एक ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ 749 पेज ऑलरेडी रेडी है। 749 पेज का रिपोर्ट है। दे हैड ऑलमोस्ट एज पर रिपोर्ट 70 पब्लिक कंसल्टेशंस, और वो 22nd लॉ कमीशन का जो निर्धारित एक म्याद होता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट गॉट कंप्लीटेड ऑन 31st of August 2024। 23rd law commission has almost been formed. तो आई थिंक ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसको थोड़ा रिव्यू करके
नाउ इट इज अप टू द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड कि कब इसको लाना है। अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे सो एक ड्राफ्ट पायलट प्रोजेक्ट की तरह उत्तराखंड वाला अगर है तो वो है ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता कि अभी जो स्थिति है उसमें दे विल वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट टू वैलिडेट इट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछ चुका है सरकार को कि व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, कब कर रहे हो, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मैंडेट या दैट इज वन ऑफ द थिंग कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है। एंड अगर आप देखेंगे 2024 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें उन्होंने कहा सिकुलर सिविल कोड के बारे में। सिकुलर सिविल कोड, उन्होंने यूनिफॉर्म की जगह सिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर एक देश है तो एक विधान सबके लिए होना चाहिए, द सेम लॉ फॉर एवरीवन। अगर आपके क्रिमिनल लॉज एक है तो पर्सनल लॉज भी एक होना चाहिए, और वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता कि आप किस तरह से आप अपने आप जिसको मानते हो आप किस तरह से यू वर्शिप टू योर गॉड, दैट डजंट गेट इनटू दैट। इट इज अबाउट सर्टेन कोड्स व्हेन इट कम्स टू मैरिज, डाइवोर्स, ये सब। और आप देखेंगे सक्सेशन लॉ लेके अभी एक केस चल रहा है। सम मुस्लिम individuals and some NGOs have filed a petition with Supreme Court। अभी ये है ट्रायल चल रहा है, उसका ट्रायल नहीं, आर्गुमेंट चल रहा है अबाउट कि वेदर अ मुस्लिम कैन फॉलो द जो सक्सेशन लॉ है, जो हमारे कन्वेंशनल लॉ है, वो कैन दे फॉलो इट और दे शुड फॉलो द मुस्लिम लॉ ओनली। So that is another issue, but very related to Uniform Civil Code itself. So I think something will happen. अभी जो स्थिति है, गवर्नमेंट विल नॉट बी इन द बैक फुट। एंड सेकेंडली मुझे लगता है जो अभी वकफ वाला इंसिडेंट, ये जो बिल पास किया गया, सो जो एक परसेप्शन था कि द मोदी 3.0 विल नॉट बी एबल टू मैनेज विद इन द पार्लियामेंट, आई थिंक दैट मिथ हैज बीन ब्रोकन। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही एक सेंसिटिव इशू भी है और एक ऐसी इशू है जहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट। हालांकि इन प्रिंसिपल बहुत पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपोज कर सकता है, लेकिन बहुत सारे उनके सपोर्टर्स या एमपीज है, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है टू कंप्लीटली अपोज इट। तो दैट इज एन इशू। सो ये इसमें भी मुझे लगता है कि अगर वो पार्लियामेंट में लाया जाए, ऐसा नहीं है कि वेफर थिन मार्जिन में ये पास होगा, हो सकता है कि यू विल हैव a sizable majority voting for it. It may happen. कब लाएगा ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का वो आपने जो दिखाया छोटा सा क्लिपिंग, तो वहां पे लोडिंग लिखा है, लोडिंग का मतलब ये लिटरली इट इज ऑन द पाइपलाइन, वेरी सून इट माइट कम, नहीं तो दे वुड नॉट शो इट। तो ये एक आई थिंक दे आर ऑन फॉर्मली एग्रेसिवली खेल रहा है द गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म। और इसी में जुडिशियल रिफॉर्म में ये जुडिशियल ओवररीच वाला इशू आ जाता है और इसमें एक डिबेट चल रहा है, आप देख रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो अगस्त 2014 में पास किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला। एंड इंटरेस्टिंगली उसमें कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। ये जो कॉलेजियम को रिप्लेस करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसमें ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पीपल मेंबर्स इन द लोकसभा वोटेड इन फेवर ऑफ NJC 367। There was only one member, if I'm not mistaken, from AIDMK जिसने कुछ डिसेंट ऑपोजिंग कुछ स्टैंड लिया था, but otherwise there was almost consensus and that was ratified not just in the parliament, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था अगस्त 2024 में। उसके बाद out of the 29 states, 16 states actually ratified it in their own legislative assemblies. उसके बाद on 31st December 2014 the president gave his assent to the bill, and on 13th April 2015 it became a law. Unfortunately uske baad it was struck down by the Supreme Court in a 4-1 verdict, 5 judge bench tha. It's a strike down or it's a stay? That technicality you have to because it's a stay, आप देख लो एक बार। तो मुझे जितना पता है कि it was struck down, stay हुआ था एग्रीकल्चर वाला फार्म लॉ में। इसमें if I am wrong in the wording, I am subject to correction, I have no, but somehow that was not implemented। जो मोटे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, it was not implemented। तो इसमें एक अभी अगर आप देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है,
कि कैन द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो चीज वो बोल रहा है, या फिर अभी निशिकांत दुबे जी ने जो कहा, क्या क्या पार्लियामेंट का कोई एक पूरा एक जो द पीपल आर सुप्रीम और पार्लियामेंट को चुनता है पीपल ऑफ द कंट्री, दैट इज डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में कि 100% पीपल वोट वन पार्टी। सो उसको क्या उसको सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली स्ट्राइक डाउन कर सकता है या फिर उसको स्टे ऑर्डर लगा सकता है? लगा सकता है अगर इफ इट इज टोटली अनजस्ट, इफ इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इट कॉजेज इररेपरेबल डैमेज, और इट वेंट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा अगर होता है तो यू कैन पुट अ स्टे ऑर्डर और यू कैन डू समथिंग, स्ट्राइक डाउन। लेकिन आपको फिर वो रिव्यू करना है कि इसमें ये एप्लीकेबल है कि नहीं। एंड दैट इज वेयर मुझे लगता है इन दैट लास्ट 10 years गवर्नमेंट हैज ट्राइड नॉट टू इंटरफेयर और गेट इनटू दैट। लेकिन मुझे अभी जैसा जितना हम, नॉट जस्ट मी, आई थिंक मोस्ट पीपल रियलाइज कि थोड़ा सा गवर्नमेंट इज नाउ सेइंग कि लुक, आई डोंट इंटरफेयर इनटू योर इश्यूज, डोंट गेट इनटू द इश्यू ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे जितने मेरी समझ है, यू कैन स्ट्राइक डाउन एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, बट पार्लियामेंट का जो पास किया हुआ मैंडेट है, एक्ट है, कैन द सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली स्ट्राइक डाउन और पुट अ स्टे ऑर्डर ऑन दैट? दैट इज द इशू। एग्जीक्यूटिव डिसीजन को आप रिव्यू कर सकते हो, पार्लियामेंट का भी रिव्यू कर सकते हो, बट यू हैव टू देन जस्टिफाई कि वेदर ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं। इट कैनॉट बी रैंडम, इट कैनॉट बी डिस्क्रिशनरी। दैट इज वेयर लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण यह है, 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉ स्ट्राइक डाउन किया। अब ये फार्म लॉ जो इशू था, ये मोदी सरकार ने नहीं लाया था। दिस वॉज एन इशू दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इंडिया में जितने बड़े पैमाने में फार्म सुसाइड होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है द फार्मर डजंट गेट द लेजिटिमेट प्राइस। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ द मोनोपोली स्ट्रक्चर ऑफ एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। आपको एक मंडी है, वहीं पे जाके बेचना है बस। अभी तो थोड़ा ई मंडी वांडी हुआ है, बट यू कैन नॉट सेल इन द ओपन मार्केट। मानिए कि आदि साहब, भाई साहब बैठा है मैसूर में, और दिल्ली में कोई चीज ओवर सप्लाई है, और आदि देख रहा है कि उनके शहर में इट इज नॉट अवेलेबल इन दैट, तो आदि भाई कैन नॉट डायरेक्टली बाई इट फ्रॉम अ फार्मर इन द एनसीआर रीजन, नहीं खरीद सकता। इट इज लाइक सेइंग कि सुजुकी जो गाड़ी बनाएगा हरियाणा में, वो सिर्फ हरियाणा सरकार ही खरीदेगा और फिर बेचेगा। ऐसा हो सकता है? बट दैट इज द रिडिकुलसनेस ऑफ द लॉज दैट वी हैव इन केस ऑफ फार्म, एंड दैट इज व्हाई उसको रिफॉर्म किया गया था, इसको ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया। और स्टे ऑर्डर लगाने के बाद मैं बोल रहा हूं क्यों मैं इसको बोल रहा हूं। स्टे ऑर्डर लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी फॉर्म किया टू एग्जामिन द फार्म लॉ। अच्छा, स्टे ऑर्डर क्यों दिया गया? वाज द लॉ बैड? नो, इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ हजार लोग बैठे थे बॉर्डर में, दिल्ली बॉर्डर में हड़ताल कर रहा था, इसीलिए स्ट्राइक डाउन किया। नाउ जो उसने कमिटी बनाया, उसमें जो उस टाइम का चीफ जस्टिस था, उन्होंने कहा वी कैन नॉट कीप द फार्म लॉज एबियंस फॉर नथिंग, देयर मस्ट बी सम प्रोग्रेस टू रिजॉल्व द इश्यू ओवर फार्म लॉज विच वी वांट टू डू थ्रू कमिटी। उन्होंने कमिटी फॉर्म किया। कमिटी में थे एच.एस. मान साहब, पीके जोशी साहब, अशोक गुलाटी, अनिल धनवंत। इस कमिटी एज पर रिपोर्ट्स इन्होंने इंटरैक्टेड विद 73 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, 3.83 करोड़ फार्मर्स। उसके बाद उनका जो रिपोर्ट आया, जो सुप्रीम कोर्ट का सबमिट किया गया, सम ऑफ दैट केम आउट इन द मीडिया। अनिल घनवंत जी एज पर जो रिपोर्ट है, उन्होंने इसको थोड़ा मीडिया के सामने थोड़ा उन्होंने कहा कि ये जो 98 पेज का रिपोर्ट है, 85.7% फार्मर्स वेर इन फेवर ऑफ फार्म लॉ। लेकिन दिल्ली के बगल में बैठे कुछ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनका वो चलता है धंधा इस बिचौली वालों का, वो फोकस, क्योंकि उसके ऊपर आप दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ करोगे, पूरा मीडिया फोकस होता है, इसीलिए। अच्छा, नाउ व्हेन द फार्म कमिटी बना के ये रिपोर्ट आया, माय क्वेश्चन इज, उसके बाद ऐसे माहौल हो गया, सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा था, गवर्नमेंट हैड टू टेक, गवर्नमेंट ने विद ऑल इन ऑल ह्यूमिलिटी दे टुक द लॉज बैक। बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमिटी को बनाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया,
क्या ये सुप्रीम कोर्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करके बोले ऑफिशियली दैट 85% ऑफ द फार्मर्स आर एक्चुअली इन फेवर ऑफ इट? उन्होंने नहीं किया, तब तक चीफ जस्टिस बदल गया था। एंड दिस होल अप्रोच ऑफ सर्टेन पीपल की एक इंटरिम स्टे लगवा दो, इंटरिम स्टे लगवा दो, फिर उसके बाद मैटर आएगा ही नहीं लाइन पे, हम बैठे रहेंगे। नाउ दिस कैन नॉट गो ऑन। इस बार भी ये जो वकफ वाला इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे दैट इज फाइन, बट आप, मुझे लगता है कि ये जो कल्चर ऑफ पुटिंग एन इंटरिम स्टे, फिर उसको एबेंस में डाल दो, फिर वो चीफ जस्टिस चेंज हो जाता है, जजेस चेंज हो जाते हैं, देन सरकार की हजारों चैलेंजेस होते हैं, उस एक चीज को लेके बैठना मुश्किल हो जाता है। माय क्वेश्चन इज, ये जो फार्म लॉ को स्ट्राइक डाउन किया गया है, क्या उससे फायदा हुआ है देश को? क्या उससे फार्म सुसाइड बंद हुई है? नो, द फार्म सुसाइड्स कंटिन्यू टिल डेट। इज थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन दिस कंट्री कमिट सुसाइड एवरी ईयर, क्योंकि उनको प्राइस नहीं मिलता मार्केट से। आपको पता है, मैं आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस इशू, बट एक छोटी चीज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डिबेट एग्रीकल्चर लॉ लेके नहीं है। इस देश में किसान देयर आर 2 टाइम्स व्हेन अ किसान इन इंडिया इज इन डिस्ट्रेस, जब उसको बम्पर क्रॉप होता है, जब उसको क्रॉप फेलियर होता है। क्रॉप फेलियर होता है तो इनवेरिएबली उसको प्राइस, ही कांट रिकवर हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और बम्पर क्रॉप होता है क्योंकि उनका रिस्ट्रिक्शन है कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर वो खुद नहीं बेच सकता, तो बम्पर क्रॉप जब होता है आपके प्राइस गिर जाता है। मैंने देखा है कोल्ड स्टोरेज के ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शन है इस देश में। नया फसल जब आता है ना, वो कोल्ड स्टोरेज में डालने के पहले पुराने जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ खेती का सामान है, दैट हैज टू बी थ्रोन आउट। वो सड़क में फेंका जाता है। सीन इन अ प्लेस लाइक सिंगूर, जहां पे वो टाटा वाला इशू हुआ था, किलो के किलो इन क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ आलू पोटैटो वर थ्रोन आउट। Now you are wasting money, wasting farm products in a country like India, जहां पे 150 करोड़ लोगों को खाना देना है, तो फायदा किसका हुआ? So there has to be some accountability। तो मुझे लगता है कि ये जुडिशियल ओवररीच वाला इशू जो चल रहा है, एक जुडिशियल रिफॉर्म जिसके ऊपर पहले भी पहल की गई थी, along with UCC, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर फिर से मुहिम चला सकता है। डिसीजन चलाए कब होगा, दैट इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड, क्योंकि हम लोगों को पास कोई, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। द थर्ड इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, तो ये जो रिपोर्ट 98 पेज का था, मैं आपको बता देता हूं। एक में उसमें एक स्टेटमेंट है कि रिपील और प्रोलोंग सस्पेंशन ऑफ फार्म लॉज वुड बी अनफेयर टू द साइलेंट मेजॉरिटी हु सपोर्ट देम। जो साइलेंट मेजॉरिटी है, इट्स एन अनफेयर थिंग टुवर्ड्स देम। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्या इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है? क्या उसके ऊपर बोला गया? एक स्टेटमेंट किसी ने दिया कि दैट लॉ वाज गुड? ये नैरेटिव बदल देगा इस देश का। अभी भी कुछ लोग सोचता है ना, देखो फार्म लॉ लाया था हमने, सरकार को हरा दिया, यही मानसिकता है ना, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। और ये टेम्पलेट बन गया है कहीं ना कहीं कि इंटरिम स्टे लगवा लो। द थर्ड इंपॉर्टेंट इशू, एक तो यूसीसी है, एंड आई स्टिल वांट टू से इट, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी रेलेवेंस है। सुप्रीम कोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, हमारी जुडिशियरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। नो, दैट इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी और जो हमारे सिस्टम है। और बहुत सारे पुराने चीफ जस्टिस इस कॉलेजियम के खिलाफ बोल चुका है, हम लोग भी बोले। द अदर इंपॉर्टेंट इशू जिसके ऊपर मोदी सरकार ने कुछ कर सकता है, अभी वो होगा या पे कमीशन के साथ होगा या अगले साल होगा, दैट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया अबाउट ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रिमेंबर, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आर नॉट द सेम थिंग। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में उन्होंने ऑलरेडी कहा ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो सिविल सर्वेंट्स को दे रहे थे, अभी जो यंग सिविल सर्वेंट्स को, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में उन्होंने ऑलरेडी कहा कि 40,000 कंप्लायंस जो बर्डन थे, दैट वाज रिमूव्ड। 40,000 ऐसे कंप्लायंस वाले इश्यूज, फिर 3,400 लीगल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है फॉर इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। दिस व्हिच मींस ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म का मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है।
बहुत सारे फेक आधार कार्ड इसको खत्म कर दिया गया. So a lot of administrative work has happened, but it appears that some bureaucratic reform, क्या उसका contour होगा हमें पता नहीं है. But one thing I must say कि at least in today's world जहाँ पे उन्होंने कहा कि it has to move from compliance centricity to performance या फिर people centric. हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ ब्लेम करने से फायदा नहीं है. उनके इतने कंप्लायंस के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो कंप्लायंस के ऊपर ही फोकस करता है, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है. सो यू नीड टू गिव देम ऑटोनॉमी एंड यू नीड टू हैव दैट एंटायर स्ट्रक्चर चेंज. हमारे जो स्ट्रक्चर अभी है और ब्यूरोक्रेसी, उसका अलग एक रेलेवेंस था, लेकिन आज के टाइम जहां स्पेशलाइजेशन इतनी हो गई है, योर डोमेन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड अ पर्सन इन अ क्रिटिकल मिनिस्ट्री जिसके डोमेन नॉलेज इज ऑफ द टॉप लेवल. ऐसा नहीं है कि ही इज कमिंग इनटू दैट मिनिस्ट्री एंड देन ही हैज टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आप देखो कि हमारे जो होम मिनिस्टर है वो जो स्पीच देते हैं, द काइंड ऑफ ग्रास्प ही हैज ऑन द इशू. मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई ब्यूरोक्रेट के पास वो नहीं है. आई एम श्योर देयर आर वेरी गुड ब्यूरोक्रेट, बट स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है सो दैट आवर डिपेंडेंस ऑन कंसल्टिंग कंपनीज कम्स डाउन. ये हर चीज के लिए कंसल्टिंग कंपनीज के पास. सो एक तो है यूसीसी, सेकंड इज एनजेएसी, थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, और ये हो सकता है एक ऑर्डिनेंस भी आ सकता है अबाउट दैट, जो टू जज बेंच का जो एक वर्डिक्ट आया था ऑन द प्रेसिडेंट. दैट इज कमिंग, 100% इज कमिंग, उसमें डाउट नहीं है. ये हाँ, सो बेसिकली जो लगता है कि यूसीसी का जो 23rd लॉ कमीशन वो ऑलरेडी इज इन प्लेस, रिपोर्ट ऑलरेडी इज इन प्लेस. नाउ इट अपीयर्स विद दैट पर्टिकुलर वीडियो. आज का जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो. और उस वीडियो का सारांश ये है कि द पार्टी इज ट्राइंग टू से दैट लुक, you thought we will be on the back foot, we are not, we will play on the front foot. तो अगर वो फ्रंट फुट में खेलने की बात कर रहा है तो पेंडिंग इश्यूज है क्या? पेंडिंग इश्यूज में इनवेरिएबली एनजेसी है जो अभी चर्चे में भी है. पेंडिंग इश्यूज में इनवेरिएबली यूसीसी है जो अभी चर्चे में काफी साल से है. और पेंडिंग इशू में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म तो हो ही सकता है, जिसके बारे में मोदी जी ने कल ही जिक्र किया. दैट इज द सारांश ऑफ माय बैक टू यू. Yeah, that's most important. And मेरे हिसाब से the judiciary and its functioning is the most critical, क्योंकि अगर आपके cases जो हैं वो फटाफट निकलने शुरू हो जाएं, so what happens is people know that there is a cost of doing something wrong. For example, a minor misdemeanor like a traffic violation, 6 महीने लगते हैं साला decision आने के लिए. I mean, if people know यार वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, people will be also more eager to kind of finish things and sort exactly, you are right. I just want to add, आप देखोगे पिछले 3-4 कुछ सालों से because of the so called judicial overreach, आप देखोगे सरकार का भी एक रवैया हो गया है कि let the Supreme Court first say something then I'll do. नहीं तो बाद में ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर वहां पे जाके प्रॉब्लम हो जाता है. So the issue of, देखिए आप जुडिशियल रिव्यू भी, इट्स नॉट कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, but that has to have checks and balances. And that is what I think somewhere जो सारांश है about the speech of Vice President. You can review aspects of something. You can't say कि भैया इसको उड़ा दो. तो इस बार जो वकफ वाला बिल है उसमें भी ये कुछ लोग बोल रहे थे कि इंटरिम स्टे लगाओ, बट द चीफ जस्टिस वाज वेरी कैटेगोरिकल कि हम लोग इसको वो नहीं करेंगे. That needs to be extremely clear. And मुझे लगता है कि ये जो फार्म लॉ को पूरा स्टे कर दिया गया था, it did not help India at all. अभी भी लार्ज नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स हर साल हो रहा है because of the lack of farm laws. क्योंकि हमारी जो आर्केक 20th सेंचुरी के रूल 21st सेंचुरी में नहीं हो सकता. Yeah. On that note, bhai, thank you so much for the time and the insight. Let's hope all these things come across, क्योंकि it's the need of the hour, if nothing else. And मैं ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज उठाते रहिए इसके ऊपर, ताकि अब सबको पता चले हमको भी ये चीजें चाहिए. We need our country to be back. हमको इंडिया से अभी भारत की तरफ लेके जाना है. So please वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course do contribute towards this channel. Use the description to find out details. Thank you so much. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.